हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद जैन। मेरे यूट्यूब चैनल और एटीएस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अंदर जो लेसन है वो हमारा है पॉलीमर। ये लेसन है, लेसन 15। ठीक है, इसके अंदर हम योगात्मक बहुलीकरण के बारे में पढ़ रहे थे कि बहुलकन और बहुलीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और इसमें पहला जो प्रकार है वो हम पढ़ रहे हैं योगात्मक बहुलीकरण, है ना। इस प्रकार के लिए हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से योगात्मक बहुलीकरण होता है और इसके भी कितने प्रकार है। तो इसमें मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया पढ़ रहे थे। मुक्त मूलक की बहुलीकरण की प्रक्रिया में हमने दो पद पढ़ लिए थे, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला संचरण पद और तीसरा श्रृंखला समापन पद। समापन पद में हमने जो एरोमेटिक मुक्त मूलक बना था वहां पे एरोमेटिक जो पॉलीमर बना था एथीन, पॉलीएथीन, एथीन से पॉलीएथीन, तो वो वाला हमने पढ़ लिया था। श्रृंखला समापन जो है चार प्रकार से होता है, हमने युग्मन पढ़ लिया था। जो युग्मन है श्रृंखला समापन का जो प्रकार है युग्मन, ये चार प्रकार से होता है। तो पहला पढ़ लिया था हमने युग्मन, यानी युग्मन द्वारा किस प्रकार से दो ऐसी श्रृंखलाएं थी N1 N2, वो आपस में मुक्त मूलक जो है जुड़ करके बहुलक का फॉर्मेशन कर लिया था। तो ये हो गई थी युग्मन द्वारा कि दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है, इस प्रकार से बनता है। दूसरा है असमानुपातन द्वारा। असमानुपातन द्वारा, असमानुपातन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? H का स्थानांतरण, H का स्थानांतरण होता है। असमानुपातन का मतलब है H का स्थानांतरण, और H के स्थानांतरण द्वारा होता है। कैसे होता है देखो, एक तो ये मुक्त मूलक है और एक ये हाइड्रोजन है। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, किसके रूप में? यहां से समान साबंध विखंडन होगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में हट जाएगा, यहाँ पे एक मुक्त मूलक बनेगा, एक यहाँ पे मुक्त मूलक बना, दोनों के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड। इस प्रकार से देखो, ये तो हट जाएगा मुक्त मूलक के रूप में, ये हटेगा, यहाँ पे दोनों की वैलेंसी खा लेगी, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। एक मुक्त मूलक इसका और एक मुक्त मूलक इसका, दोनों के बीच में एक कल बंध बन जाएगा, अर्थात ये साझा करके। इस प्रकार से अब देखो ये सक्रिय हो गया, अर्थात सक्रिय से अक्रिय हो गया, अर्थात ये श्रृंखला का समापन हो गया। एक तो ये है, यहाँ पे हमने C6H5 लिया था, यहाँ R भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे R भी लिया जा सकता है। तो ये हो गया इस प्रकार से, इसको बोलते हैं H का स्थानांतरण, यानी H जो है वो स्थानांतरित हो गया, ठीक है, हट गया यहाँ से, और हटने के बाद में ये बन गया, ठीक इस प्रकार से बन गया। आप देखो यहाँ पे असमानुपातन हो गया। इसके बाद में श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा, श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा, अब देखो इसको वापस वही CH2 मुक्त मूलक, ये एक सक्रिय एकलक है या सक्रिय एक बड़ी श्रृंखला है। अब श्रृंखला का स्थानांतरण कैसे होगा? श्रृंखला का स्थानांतरण द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब इसमें कोई एक श्रृंखला होगी, उसका स्थानांतरण होता है। जैसे मान लो कोई एक श्रृंखला यहाँ पे जोड़ दी और ये है R H हाइड्रोकार्बन, ये एक श्रृंखला होती है, हाइड्रोकार्बन की होती है श्रृंखला वैसे तो, ये RH है, ठीक है। अब ये जो श्रृंखला है ये इस प्रकार से यहाँ पे स्थानांतरित हो जाएगी, क्योंकि जैसे इसके टच में आएगा, ये जैसे इसके साथ में आएगा, तो यहाँ पे ये है ना, इस प्रकार से यहाँ से समान साबंध विखंडन होगा, और समान साबंध विखंडन द्वारा एक मुक्त मूलक ये बनेगा, एक मुक्त मूलक ये बनेगा। ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक है जो इस मुक्त मूलक के साथ में जुड़ जाएगा, और इसके साथ में जुड़ने से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दो था ना, ये मुक्त मूलक यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे तो हट जाएगा कौन? हाइड्रोजन मुक्त मूलक के रूप में, यहाँ पे ये R प्लस रह जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो 2 था तब इसका एक मुक्त फ्री रेडिकल था, और अब 3 हो गया तो इसका कोई रेडिकल फ्री नहीं रहा। अब ये श्रृंखला क्या हो गई? समापन हो गया, समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से श्रृंखला का स्थानांतरण द्वारा, अब यानी देखो ये श्रृंखला स्थानांतरित होगी, यहाँ से ऐसे हट करके यहाँ जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा इसका समापन। तो तीसरा हो गया श्रृंखला स्थानांतरण द्वारा, यानी कोई भी RH श्रृंखला यानी हाइड्रोकार्बन वाली श्रृंखला है ना, उसमें से H हट करके उसका स्थानांतरण हो जाता है, और फिर इसका क्या होता है? समापन हो जाता है श्रृंखला का, यानी एक अक्रिय जो अणु है, यानी कि सक्रिय अणु जो है अक्रिय में बदल जाता है, इस प्रकार से। तो ये एक बहुलक बन गया, उसके बाद में ये हट गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो चौथा, ये है, ये वापस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, और ये क्या हो गया? मुक्त मूलक। अब देखो यहाँ पे निरोधक द्वारा, ये निरोधक जो है ना, निरोधक ये कोई एक रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? निरोधक एक रासायनिक पदार्थ होता है, निरोधक एक रासायनिक पदार्थ होता है। निरोधक क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो क्या करता है? इस श्रृंखला से जुड़कर, जो
बढ़ती हुई श्रृंखला से जुड़कर, या मैं कहूं बहुलक की बढ़ती हुई श्रृंखला से जुड़कर, जो बहुलक की बढ़ती हुई श्रृंखला से जुड़कर बढ़ती हुई श्रृंखला से जुड़कर उसका समापन करता है, अर्थात उसको अक्रिय करता है। समापन का मतलब क्या होता है? श्रृंखला को क्या कर देता है? अक्रिय करता है, समापन करता है। ये होगा, ये कौन सा? निरोधक। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, या फिर डाइनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन या डाइनाइट्रोबेंजीन आदि जो होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, अर्थात निरोधक होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा निरोधक इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कंपटीशन में आ जाता है। निरोधक क्या है और ये बहुलक की श्रृंखला में क्या काम करता है? तो निरोधक जो है ना, वो एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, रासायनिक पदार्थ है, जो क्या करता है? श्रृंखला का समापन करता है, बहुलक की श्रृंखला का समापन करता है। किसी निरोध एक या एक से अधिक, यानी किसी एक निरोधक का उदाहरण दीजिए और इसका क्या काम है? तो निरोधक है हाइड्रोक्विनोन या फिर नाइट्रोबेंजीन, जो क्या करता है? बहुलक की श्रृंखला का समापन करता है। तो ये है निरोधक। तो इस प्रकार से योगात्मक बहुलीकरण में भी मुक्त मूलक बहुलीकरण की प्रक्रिया जो होती है उसका श्रृंखला का समापन जो होता है वो 4 प्रकार से होता है: युग्मन द्वारा, असमानुपातन द्वारा, श्रृंखला के स्थानांतरण द्वारा और निरोधक द्वारा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से श्रृंखला का समापन होता है। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। देख लो इसको, मिटा रहा हूं इसको। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, पहला हो गया मुक्त मूलक, दूसरा है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण दो प्रकार का होगा, तो सीधी सी बात है। आयनिक दो प्रकार के होते हैं, तो प्लस और एक माइनस, दो प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा? धनायनिक, योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा क्या होगा? ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो पहले देखो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण को पढ़ते हैं अपन। धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, इसमें क्या होगा? धनायनिक यानी धनायन के बनने से योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया होगी, ठीक। इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, इसमें प्रारंभिक पदार्थ होता है ना, वो बहुलकीकरण की प्रारंभ करने वाला जो पदार्थ होता है वो कोई लुईस अम्ल होता है। यानी इसमें प्रारंभिक पदार्थ होता है वो लुईस अम्ल होता है, लुईस अम्ल होता है प्रारंभिक पदार्थ, लुईस अम्ल होता है। इसलिए इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण, क्योंकि अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए इसे अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहते हैं, ठीक। अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण क्यों? क्योंकि इसमें लुईस अम्ल जो होता है वो प्रारंभिक पदार्थ होता है, यानी धनायन बनाने के लिए लुईस अम्ल होता है, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है? देखो इसका एग्जांपल है, ये होता है आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन संरचना क्या होती है वो देखिए आप। CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 और 4, लेकिन ये आइसो हो गया, देखो आइसो, आइसोब्यूटिलीन इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। इस आइसोब्यूटिलीन से क्या बनेगा? पॉली आइसोब्यूटिलीन। तो आइसोब्यूटिलीन से क्या बनेगा? पॉली आइसोब्यूटिलीन, ठीक है, इसका फॉर्मेशन।
ब्यूटिलीन से पॉलीआइसो ब्यूटिलीन। तो ये इसका एग्जांपल है किसका, धनायनी योगात्मक बहुलीकरण का। किसके किसके द्वारा होता है, लुईस अम्ल होता है इसके लिए प्रारंभिक पदार्थ जो इसको प्रारंभ करता है, ठीक। और अम्ल, इसलिए इसको अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण भी कहते हैं। और ये भी कितने चरणों में संपन्न होती है भाई, ये जो बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है ये भी कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। वही श्रृंखला प्रारंभन 3 चरणों में संपन्न होती है, चरणों में संपन्न, कितने चरणों में संपन्न होती है, भी 3 चरणों में संपन्न होती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एग्जांपल याद रखिए, आइसोब्यूटिलीन से पॉलीआइसोब्यूटिलीन बनता है, यानी ये वाला एग्जांपल याद रखिए, आइसोब्यूटिलीन वाला ये, ठीक। इसका एग्जांपल को धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण का कोई एक उदाहरण दीजिए तो आपको बताऊंगा, आइसोब्यूटिलीन, ठीक। लुईस अम्ल होता है इसका प्रारंभिक पदार्थ, ये भी याद रखें। और अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण इसी को बोलते हैं, अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण किसको बोलते हैं, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण को अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण कहते हैं, ठीक है। ये कितने चरणों में संपन्न होती है, वही 3 चरणों में। प्रारंभिक पद प्रारंभ करेगा ये, ठीक है, फिर उसके बाद में संचरण होगा, फिर उसके बाद में योगात्मक बहुलक जो है वो बनेगा, अर्थात उसका समापन होगा वो 4 पद, ठीक है। दूसरा धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण हो गया होगा, देख लो। अब है ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण, ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण, ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण, इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, यानी उत्प्रेरित करने वाला जो पदार्थ होता है, प्रारंभिक पदार्थ होता है, वो प्रबल क्षार होता है, कोई प्रबल क्षार, प्रबल क्षार है ना, कोई भी प्रबल क्षार होता है, यानी प्रबल क्षार के उपस्थिति में यहां पे ऋणायन का फॉर्मेशन होता है। प्रबल क्षार की उपस्थिति में ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक, ये प्रारंभ होती है। ये भी 3 चरणों में संपन्न होती है, ये भी कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है, चरणों में संपन्न, कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में संपन्न होती है। इसका एग्जांपल देखें तो इसका जो एग्जांपल होता है वो ये होता है भाई, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, यानी वाइनिल क्लोराइड, ये होता है वाइनिल क्लोराइड भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, वाइनिल क्लोराइड, ये है वाइनिल क्लोराइड। से पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, ये इसका एग्जांपल है। वाइनिल क्लोराइड से क्या बनेगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो इसमें प्रारंभिक पदार्थ होगा, कौन होगा, कोई प्रबल क्षार, ठीक है, जैसे धातु जो है, धातु का आयन हो गया या फिर जो भी है वो, तो ये 3 चरणों में संपन्न होती है भी। और इसका एग्जांपल है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड से पॉलीवाइनिल क्लोराइड, यानी कि आपको ये वाला याद रखना है, वाइनिल क्लोराइड एग्जांपल याद रखना है। और ये किसके द्वारा होती है, प्रबल क्षार के द्वारा इसका प्रारंभन होता है, श्रृंखला का प्रारंभ प्रबल क्षार के द्वारा होता है। तो ये हो गया आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, अर्थात योगात्मक बहुलक जो है वो जो बहुलीकरण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हुई हमारी ना। अब इसके बाद में दूसरे नंबर की जो बहुलीकरण की प्रक्रिया थी वो है संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया, या इसे पदवर्ती बहुलीकरण भी बोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम संघनन बहुलीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इस वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।